नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री रोज़ सेना के अफसरों से मिल रहे हैं, नेवी चीफ से मिल रहे हैं, एयर चीफ से मिल रहे हैं, आर्मी के चीफ से मिल रहे हैं। इन अफसरों के साथ रोज़ मीटिंग हो रही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमला कब होगा, भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कब करेगा, व्हेन, और इतनी देरी क्यों हो रही है इस हमले में। अब सवाल यह है कि इसके पीछे असली वजह क्या है। ये जो देरी हो रही है, कारण क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है, मोटिव क्या है। अब कहा यह भी जा रहा है कि साहब इतनी जो देरी हो रही है, क्या इसके पीछे कोई लंबी प्लानिंग कर रही है, फौज हमारी कोई लंबी प्लानिंग कर रही है, टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा इस बार का, या फिर सरकार कुछ और सोच रही है, या फिर इरादा कुछ बदल रहा है इस बार। अब ये जो सवाल हैं दोस्तों, मैंने इसलिए आपके सामने रखे क्योंकि अगर आप पीछे पलट कर देखें, जैसे 2016 में उरी में जो हमला हुआ था, उरी मतलब बारामूला, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर हमारे 19 जवान शहीद हुए थे 2016 में, पाकिस्तान ने हमला किया था। उसके ठीक 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, भारत की फौज ने LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, उसके अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की थी 10 दिन के अंदर। और 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ, उसमें आप कह सकते हैं 12 दिन के अंदर बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई। 12 दिन के अंदर एयरफोर्स पाकिस्तान में गई और बालाकोट में स्ट्राइक की। तो एक जगह 10 दिन के अंदर कार्रवाई हो रही है, एक जगह 12 दिन के अंदर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है? बिग क्वेश्चन। अभी सवाल इसलिए बड़ा ऑब्वियस सा है क्योंकि 22 अप्रैल को, इसी बीती 22 अप्रैल को पहलगांव के पास पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26 लोग, जिसमें एक कश्मीरी हैं, बाकी टूरिस्ट थे, ये शहीद हुए इस हमले में। और आज अगर हम देखें पीछे मुड़कर तो तकरीबन 14 दिन होने को आ रहे हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, सेना के अफसर और सरकार के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। कहाँ एक्शन 10 दिन में दिखा था 2016 में, कहाँ एक्शन 12 दिन में दिखा था 2019 में पुलवामा में, और अब 14 दिन हो रहे हैं, एक्शन फिलहाल नहीं है। अब दोस्तों, सवाल तो बड़े आसानी से उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये वो सवाल हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े पेचीदा किस्म के हैं। इसका जवाब कोई पत्रकार नहीं दे सकता है, इसका जवाब कोई नेता भी नहीं दे सकता, इसका जवाब तो फिर कोई जनरल ही दे पाएगा हिंदुस्तान का। और आज इसीलिए मैंने लेफ्टिनेंट जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों को न्योता दिया है। बड़ी खुशकिस्मती है कि जनरल ढिल्लों आपसे बातचीत करने के लिए, आपके सामने रूबरू होने के लिए, आपके सामने आने के लिए तैयार हुए और बहुत खुलकर उन्होंने जवाब दिए। जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 1971 भारत पाक युद्ध के हीरो, नायक रहे। कई जंग उन्होंने जीती हैं अपने करियर में, और आप कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। आज यही सवाल जो मैंने अभी किए थे, आपके सामने रखे थे, आज यही सवाल मैंने जनरल SS ढिल्लों से किए हैं। और जनरल साहब ने जिस तरह समझाया है, वाकई एक नई तस्वीर हमारे सामने उन्होंने रखी है। अब जनरल साहब से मैंने पूछा कि जनरल साहब इतनी देरी क्यों हो रही है, 14 दिन होने को आ रहे हैं लेकिन अभी तक कहीं सुगबुगाहट नहीं दिख रही। सुनिएगा वो क्या कहते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर भारत हमले के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन है, जैसा कि लगता है फौज को देखकर, तो फिर ये हमला किस तरह का होने वाला है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इस हमले का स्केल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये भी मैंने उनसे पूछा। और मैंने ये भी पूछा है कि क्या चीन डिस्टर्ब कर सकता है, और क्या ये बात सही है कि तालिबान अब पाकिस्तान के मुखालिफ है और हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। तालिबान फैक्टर कितना बड़ा चेंज ला सकता है हिंदुस्तान के लिए, ये भी उनसे सवाल किए। मुझे लगता है कि अगर आपको भारत और पाकिस्तान की जो मौजूदा टेंशन है, इसकी सही तस्वीर जाननी है, तो 1971 भारत पाक युद्ध के हीरो सरबजीत सिंह ढिल्लों को ज़रूर सुनिए। और उनके साथ जाने माने डिफेंस रिपोर्टर उमाकांत लखिया साहब भी होंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है जनरल साहब कि भारत जो है इस बार, जैसे हमने
उरी और पुलवामा में देखा, 2016 और 2019 में हमने देखा कि हिंदुस्तान ने जो रिटेलिएशन किया, जो जवाबी कार्रवाई की, वो 10 से 12 दिन में करी। लेकिन अब पहलगांव हमले के बाद 15 दिन हो चुके। आपको लगता है कि क्या भारत की फौज इस बार एक लंबी प्लानिंग की तरफ बढ़ रही है? इस बार जो जवाबी कार्रवाई होगी, उसका जो स्केल होगा, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कहीं ज़्यादा, उसका जो मयार है, उसकी जो स्केल है, वो बड़ा होगा? देखिए जी, बात ऐसी है कि इन चीज़ों में कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये है टाइम फ्रेम अगर हम अपने आप के ऊपर डालेंगे तो हम अपने आप को अननेसेसरी बोझ डाल रहे हैं। हमने लेना जी। है, हमने देना है मुंह तोड़ जवाब। अगर हम उसके ऊपर बोले कि 10 दिन के अंदर हो या 15 या कोई और सेल्फ इम्पोज्ड टाइम फ्रेम डालें, तो हम अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। ये जो ऑपरेशन होगा, उसका सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि वो सरप्राइज़ अचीव करे। क्योंकि जब तक सरप्राइज़ अचीव नहीं होगी, तो फिर जो हम मुद्दा हासिल करना चाहते हैं, वो शायद ना हासिल हो सके। तो इसीलिए कंडीशन सब ठीक होने चाहिए। सरप्राइज़ फैक्टर जो है 99% एश्योरेंस होना चाहिए कि सरप्राइज़ हम अचीव कर सकते हैं और उस टाइम पे लॉन्च होना चाहिए, चाहे वो 2 दिन में हो या 10 दिन में हो या जितने भी दिन में हो, तो कोई आर्टिफिशियल टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए। जी। जहां तक रहा इंटेंसिटी का सवाल कि भई हम थोड़ा और हाई लेवल पे रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, वो ज़रूर है जी कि अगर कोई आपको तंग करे पहली दफ़ा तो आप एक थप्पड़ मारोगे, दूसरी दफ़ा करे तो शायद ज़ोर से मारोगे और अगर बार-बार फिर वो तंग करे तो फिर जायज़ बात है कि आप कहोगे कि हाँ भई हमारा रिटेलिएशन और थोड़ा विशियस होना चाहिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो तो बनी-बनाई बात है। ये अब तीसरी दफ़ा ये कर रहे हैं, अब उनको पता है कि हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं थी इतना एस्केलेशन की। तो अगर उन्होंने चाहा है, एस्केलेट किया है, तो हमारा रिस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जी। दोस्तों, जनरल साहब ये कह रहे हैं, एक और मुझे लगता है कि जितने भी लाखों दर्शक इसको सुन रहे हैं, जनरल साहब का जो तजुर्बा है, मुझे लगता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। 1971 से लेकर 2005 तक भारतीय सेना में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक हीरो जैसा सफ़र रहा है जनरल साहब का। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, समय की बात मत करिए कि 10 दिन और 12 दिन और 15 दिन। समय दीजिए, क्योंकि अगर हम कहकर स्ट्राइक करेंगे, तो फिर वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रहेगा। और जनरल साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरप्राइज अचानक, जब पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पर हो या थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, अलर्ट ना हो, उस वक्त अगर स्ट्राइक कर दी जाए तो उसके जो है नतीजे ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन सवाल एक चीज है जनरल साहब, आपने तो इतने युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ हैं। अगर भारत स्ट्राइक करता है, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है, सरकार ने भी कहा है, और जिस तरह की बातें सामने भी आ रही हैं, तैयारियां भी हो रही हैं, अगर हिंदुस्तान स्ट्राइक करता, हमारी फौज स्ट्राइक करती है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है? ऐसा आपको लगता है? और ये रिटेलिएशन जो है वो पहले से ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ है, या पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? आपका गट फीलिंग क्या कह रही है? देखो जी, बात ये है कि जो हायरार्की है एस्केलेशन की, वो हम चूज़ कर रहे हैं अभी। पाकिस्तान ओके। ने जो करना था, वो टेररिस्ट के थ्रू पाकिस्तान ने कर लिया। अब कितने ज़ोर का हमने थप्पड़ मारना है या कितने ज़ोर का हमने एक्शन करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ओके। और हमारा जो एक्शन है, कितना सक्सेसफुल है, कितना अहमियत रखता है, कितना ही सफल रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। या तो वो फुल आउट, ऑल आउट वॉर हो, वो थोड़ा नामुमकिन है। इंटरनेशनल प्रेशर है, बाकी फोर्सेस हैं, जो मतलब काम कर रही हैं सीन्स के पीछे,
कि ज्यादा एस्केलेशन ना हो, हम अपना रिवेंज ले सकें, बदला ले सकें, पर इतना भी एस्केलेशन ना हो कि बिल्कुल ही हाथों से बाहर निकल जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्स तगड़ा होना चाहिए, और कितना सक्सेसफुल है, कितने टाइम में हम लॉन्च कर सकें, कितना हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ भाई हमने बदला ले लिया, उसके बाद में देखेंगे पाकिस्तान क्या करेगा। पर ओके। मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं कन्वेंशनल बैटल शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक दफा उन्होंने शुरू कर दिया तो वो नहीं देखेगा कि क्यों शुरू हुआ। शुरुआत उनकी तरफ से हुई है, टेररिज्म भी उन्होंने स्टार्ट किया, हमने सिर्फ रिस्पॉन्स किया है। और अगर वो कन्वेंशनल वॉर या अपने फोर्सेस से कोई रिस्पॉन्स करें, तो फिर शुरू उन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। शुरू पाकिस्तान करेगा, खत्म हम करेंगे, जनरल साहब करें। जनरल साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि भाई जो है हिंदुस्तान की जो फौज है उसका जो आक्रमण है, उसका जो हमला है, कितना भीतर तक होगा, कितना ज्यादा डैमेज करेगा पाकिस्तान को, कितना डैमेज होगा, कितना नुकसान पाकिस्तान को होगा, उसके बाद पाकिस्तान का हमें इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से उसका जवाब देता है नहीं देता है। लेकिन एक चीज जनरल साहब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान युद्ध से बचना चाहता है, युद्ध से बचना चाहता है। लखेड़ा साहब, आप कई दिन से, क्योंकि आप रक्षा मंत्रालय कवर करते हैं, रक्षा मंत्रालय, फौज, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर हमारी थल सेना, आर्मी हो, आप सबके कांटेक्ट में रहते हैं। आप एक बात बार बार लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान इस बार पाकिस्तान से युद्ध लंबा करना चाहता है, 10 दिन का युद्ध, 15 दिन का युद्ध। ये बात आप क्यों कह रहे हैं? जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध से बचना चाहता है, आप कहते हैं कि भारत उसको युद्ध में इंगेज करना चाहता है। हमें पाकिस्तान को 10-15 दिन या उससे ज्यादा इंगेज करना, युद्ध में शरीक करना, उससे भारत को फायदा क्या है? हमारी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि हम लोग, हमारी सेना उस पर इतना डोमिनेट करती है, तीनों फोर्सेस, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो थल सेना हो, तो हम लोग डोमिनेट करते हैं। वो आमने सामने की लड़ाई हमसे कर नहीं सकता है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमसे 48 आवर या 72 आवर के बाद लड़ाई कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उसकी जो बैकअप है, हमारे बैकअप काफी आगे है, बहुत मजबूत बैकअप है, और हम लोग हर मामले में उससे आगे है, चाहे रिसोर्सेस के मामले में, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे एयरफोर्स की मारक क्षमता के मामले में, और चाहे वो हमारी जो थल सेना उसकी मारक क्षमता के मामले में, चाहे समुद्र के युद्ध के मामले में भी हमारे पास जो रडार सिस्टम है उसके मामले में। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो कम्बैट कैपेसिटी है वो पाकिस्तान से कहीं आगे है। जनरल साहब, आपने तो कई युद्ध लड़े हैं। ये जो लखेड़ा साहब थ्योरी बता रहे हैं, मिस्टर लखेड़ा, डिफेंस रिपोर्टर, इनका कहना है कि युद्ध भारत की फौज लंबा खींचना चाहती है क्योंकि पाकिस्तान की सेना की कमर टूट सकती है, वहां पर गोला बारूद की कमी है, शॉर्टेज है। ये बात कितनी सही है इनकी? मैं आपकी बात समझ गया। देखो जी, अभी अगर हम चाहें कि पाकिस्तान हमसे, हमारे ऊपर अटैक करे, कन्वेंशनल वॉर शुरू हो, वो अलग बात है। सबसे पहली बात है कि हमने रिस्पॉन्स करना है इस टेररिस्ट अटैक को। हमने रिस्पॉन्स करना है, तगड़ा रिस्पॉन्स करना है, अच्छा रिस्पॉन्स करना है। जैसे बालाकोट में भी जो हमने किया था, बहुत तगड़ा एक्शन था। पाकिस्तान ने उसको प्ले डाउन कर दिया। अपनी आवाम के लिए उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई खास नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, हमको और कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, दबा दिया, बैठ गए, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हमने जो है अपना बदला ले लिया पुलवामा के बाद, और हम खुश थे कि ठीक है, जो हमने किया काफी है। अभी हम करेंगे जो करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को 10 दफा सोचना पड़ेगा कि उनका रिएक्शन क्या होगा। चिंगारी तो वो लगा सकते हैं, पर चिंगारी किस तरह भड़केगी, किस रुख में जाएगी, हवा का दिशा किस तरफ जा रहा है, कितना भड़केगा, और उसको बुझाएगा कौन। तो चिंगारी लगाने से पहले 10 दफा सोचना पड़ेगा। ये जरूर है कि अगर वो कहीं अटैक करें या कोई लड़ाई शुरू करें, हम तो उसको संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, इसमें एक और सवाल है। आज इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी है
और इस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हवाला दिया गया और कहा गया है कि पाकिस्तान में 2 मई को आसिम मुनीर जो वहां के जनरल हैं, उन्होंने अपने कमांडर्स के साथ, कोर कमांडर्स के साथ बैठक करी। उस बैठक में जो बात सामने आई है, जो खुफिया जानकारी मिली है कि वहां गोला बारूद की कमी है और ये असेसमेंट हिंदुस्तान का है कि जिस तरह से आर्टिलरी की कमी है, रॉकेट्स की वहां पर कमी है, उनका जो डिपो है, सप्लाई जो है जितनी पाकिस्तान को चाहिए होगी उस स्थिति में नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि साहब 96 आवर्स, 96 घंटे तक पाकिस्तान युद्ध लड़ सकता है, उसके बाद उसकी स्थिति विकट हो सकती। क्या इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गोला बारूद की कमी है, क्योंकि बहुत सा गोला बारूद उन्होंने यूक्रेन को बेच दिया? देखो जी, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जवाब दे सकेंगी कि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है सही है, कितना सही है। पर ये जरूर है कि उनका जो तैयारी है लड़ाई के लिए गोला बारूद के सिलसिले में, वो कम है, बहुत कम है। क्योंकि उनके शायद सोच में ये होगा कि फुल फ्लेज लड़ाई होने का अंदेशा कम है, तो उन्होंने बेचा होगा, दिया होगा, प्रोडक्शन उनका कम होगा, वो जरूर हो सकता है। तो वो एक मेजर फैक्टर होगा जब वो डिसाइड करेंगे कि क्या रिएक्शन करना है हमारे रिएक्शन को, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पर ये जरूर है कि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि फुल फ्लेज्ड वॉर ना लें। वो किसी एक सेक्टर में, किसी एक फोर्स में, किसी एक एरिया में, या सिर्फ आर्मी का हो, एयरफोर्स को इन्वॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ आर्मी का होगा, नेवी का तो होगा, तो बताएं। जी, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि सिर्फ आर्मी का रखना चाहते हैं, सिर्फ एक एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर करना चाहते हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, जैसे कारगिल हुआ था, सिर्फ कारगिल एरिया में था, वो स्पिल ओवर नहीं हुआ। तो कहां करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और अगर वो एयर पावर को इन्वॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, उनके ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि फुल फ्लेज्ड कहीं कुछ हो, तो बहुत बड़ा डिसीजन है, छोटा डिसीजन नहीं है, बहुत सोच समझ के उनको करना पड़ेगा। करना। एक सवाल जनरल साहब और आ रहा है और मुझे लगा कि बड़ा मुनासिब होगा आपसे पूछना। एक बात सामने आ रही है, अखबारों में भी है, चर्चा हर जगह हो रही है कि चाइना को लेकर थोड़ा सा संशय है, चाइना को लेकर थोड़ा सस्पिशन है, चाइना को लेकर मतलब अभी भी हम अश्योर नहीं है कि चाइना का रुख क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पर्दे के पीछे से चाइना मदद करेगा पाकिस्तान का, कुछ लोग कहते हैं चाइना न्यूट्रल रहेगा, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना का, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर, खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में वो माइनिंग कर रहा है, उसके बहुत से एसेट्स हैं, तो चाइना कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मदद चीन करेगा या चीन तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा? जहां तक चीन का सवाल है जी, वो तो अगर मैं उनकी जगह होता, मैं तो जरूर मदद करता। ओके। उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ग्वादर, पूरा बलूचिस्तान, पूरा गिलगिट एरिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और वो किसी भी तरीके से मदद करेंगे जहां वो कर सके। ये बात जरूर है कि वो ओपन में नहीं करेंगे, और वो जो काराकोरम हाईवे है, खुला है, जो वो भेजें ना भेजें, कैसे भेजें, कितने भेजें, कितना पकड़ा जाए, कितना ना पकड़ा जाए, कितना हमको पता लगे ना पता लगे, वो हाईवे खुला है, मदद वो जरूर करेंगे। पर उनको ये पता है कि पाकिस्तान को भी पता है कि जितनी वो मदद करेंगे, उतना ही ज्यादा दबाव चीन का पाकिस्तान के ऊपर होगा। वैसे भी काफी दबाव है चीन का पाकिस्तान के ऊपर। अगर चीन ने और मदद कर दी थी, तो उनका दबाव पाकिस्तान के ऊपर और हो जाता है। तो जी, उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान की, वो कम होती है। जी, पर चीन जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान एक टोटली डिपेंडेंट स्टेट हो जाए चाइना के ऊपर। चाइना के बिना वो 2 कदम नहीं चल सके। चीन को तो बहुत खुशी होगी उसमें।
जी, एक सवाल और जनरल साहब है, क्योंकि आप मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। बांग्लादेश के एक फॉर्मर आर्मी जनरल, एक उनके आर्मी के बांग्लादेश सेना के एक बड़े पूर्व ऑफिसर जो इस वक़्त की वहाँ पर सरकार के एडवाइज़र हैं, उनका कहना है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, ऐसे समय बांग्लादेश को भी नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, वहाँ पर कहीं न कहीं ट्रबल पैदा करना चाहिए, वहाँ पर कुछ हमला कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है बांग्लादेश, हालाँकि इस बार हमारे संबंध वैसे नहीं है जो शेख हसीना के समय में थे, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश ऐसी हिमाकत कर सकता है, ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि जब युद्ध हम लड़ रहे हों तो बांग्लादेश जो है वो हम पर कोई कार्रवाई करे या डिस्टर्बेंस करे? ऐसा आपको लगता है? देखो जी, दीपक जी, बात ऐसी है कि बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकते हैं और काफी कुछ मतलब पॉसिबिलिटी है और कई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर बात ये है कि हमको तैयार रहना चाहिए। अगर वो करें नहीं करें, कितना पिन प्रिक करते हैं, कितना जोर से करते हैं, कितने एरिया में करते हैं, हम संभाल सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, ये नहीं है कि हमारे पास एक ही आदमी है जो ये वहां लड़े या इधर लड़े। हमारे पास काफी फौज है, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरनल सिचुएशन है बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये जरूर है कि मेरे को नहीं लगता कि बांग्लादेश की आर्मी इस हालत में है या कभी भी वो ऐसी कोशिश करेंगे कि इंडिया के साथ वो कन्वेंशनली छेड़छाड़ करें। उनका बॉर्डर 5000 किलोमीटर के करीब है। एक जगह वो शुरू कर सकते हैं और हम बाकी 4900 किलोमीटर के अंदर वो एरिया हमारा है, हम भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है जी। कि वो कहीं छेड़ो-छाड़ी करे और हम बैठे ही रहेंगे। तो उनको भी ये पता है कि जो उनकी आर्मी है, वो इस हालत में नहीं है कि वो कि कोई सीरियस छेड़ो-छाड़ी कर ले। बड़ी बात जनरल साहब ने कही। जनरल साहब ने कहा कि देखिए, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से मान लीजिए अगर युद्ध होता है, नौबत आ जाती है, तो बांग्लादेश हमारे पूर्वी क्षेत्र में अगर वो थोड़ा-सा हमला करने की कोशिश करता है, तो भारत की जो फ़ौज है, उसका जो तैनाती है, उसका जो डिप्लॉयमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में वो पर्याप्त है, बांग्लादेश को कंटेन करने के लिए। लेकिन एक बात जनरल साहब ने आखिर में कही, उन्होंने कहा कि उनको लगता नहीं है कि बांग्लादेश किसी भी सूरत में भारत से साथ कोई सीरियस थ्रेट दे सकता है भारत को, या कोई युद्ध जैसी बात हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये उनका कहना है। लखेड़ा साहब, मैं ये जानना जी चाह रहा था, ये जो जनरल साहब ने कहा चाइना के बारे में कि भाई चाइना जो है कहीं न कहीं अंदर से चाहता है कि भाई पाकिस्तान को हवा दे। क्या आपको लगता है कि चाइना अभी भी एक दुखती रग है? और क्या आपको भी थोड़ा-सा शंका होती है, शक होता है चाइना के किरदार पर, खासकर जो हमारे चाइना के साथ रिश्ते रहे हैं, कहीं न कहीं और अक्सर धोखा खाया है हमने। जी जी, देखिए कुछ में कोई कोई इसमें संशय नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि चीन जो है अपना जो एक्सपेंशन कर रहा है वो भारत की बाउंड्री में कर रहा है, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, असम का, अरुणाचल प्रदेश का। तो जी, वो अपना दावा ठोकता है। तो उस पर एक तो यह है कि उस पर ट्रस्ट के काबिल चीन नहीं है। ठीक है कि उसके साथ हमारा कारोबार है, उसकी जो सबसे बड़ी आज की जो हमारे साथ जो उसका इंटरेस्ट है वो है भारत की मार्केट। जो अगर भारत भारत की मार्केट में चाइना सामान आना बंद हो गया तो उसको उसका उसका बैंकरप्ट हो जाएगा चाइना, इतना तय है। इसलिए वो बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहा है। और मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि चीन जो है इनडायरेक्टली खुल के पाकिस्तान को मदद करेगा, चाहे वो किसी भी रास्ते मदद करे। एक सवाल यहाँ पर जनरल साहब ज़रूर मैं आपसे करना चाहूँगा। इस तरह की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान के अखबार भी देख रहा था और कुछ फॉरेन अफेयर्स के लोगों से भी बात हो रही थी, कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के साथ-साथ जो अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ बड़ी दिक्कत है। और उनके एक नेता फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अफ़गानिस्तान को ही हमने दुश्मन बना लिया है, तालिबान और पाकिस्तान में ही 36 का आंकड़ा है। क्या आपको लगता है कि तालिबान, जिससे भारत के इस वक़्त डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स तालिबान के हुक्मरानों से भी मिले हैं और तालिबान ने भी कुछ इस तरह के इशारे किए हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट से भारत की मदद कर सकता है। क्या आपको लगता है तालिबान
युद्ध के समय में पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम कर सकता है उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स में, और कहीं ना कहीं एक तरह से ये हिंदुस्तान को फायदा हो सकता है? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, पर ये है कि इसके इसके ऊपर अगर कोई काम किया हो, ना किया हो, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, बहुत बढ़िया फॉरेन पॉलिसी है जो आज अभी चल रही है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। इट्स अ वेरी वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी दैट वी हैव। और हमारे जो रिलेशंस हैं, जैसे आपने कहा तालिबान के साथ, वो अच्छे हैं। तो कितना हम उनके ऊपर क्या हम उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कितना उसका उसमें कितना दम होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, जरूर पाकिस्तान फोर्सेस को बहुत उन्होंने धक्का दिया है बलूचिस्तान में। और अगर ये दोनों इंसर्जेंसीज या टेररिज्म जो हम बोल सकते हैं, या जो इंटरनल सिचुएशन है अफगानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान के अंदर, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। और आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा था तालिबान का, डबल एज्ड वेपन है। आप समझते हैं, तलवार जिसकी दो म्यान जी, दोनों दो तरफ धारी से कट तलवार। सकते हैं, दोनों तरफ से कट सकते हैं। तो कितना हम कर सकते हैं, कितना वो जी मतलब हमारे लिए फायदेमंद होगा, वो सिचुएशन बताएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। वो तो जब वो ऐसा कोई डिसीजन होगा तो देखी जाएगी। पर ये जरूर है कि पाकिस्तान को उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि उनका अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान का इंटरनल सिचुएशन के लिए उनको फोर्सेस जरूर डिप्लॉय करनी पड़ेगी। जी। एक अंतिम सवाल, और यहाँ पर मैं चाहूँगा, बहुत सा कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगा कि जनरल साहब से सवाल पूछना चाहिए। विदेशी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में चाइना का J-10 विमान है, J-17 है, उनके पास F-16 है, उनकी एयरफोर्स के पास अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, और हमारे पास रफाल कम है, हालांकि सुखोई और इन सबकी स्क्वाड्रन्स है। यहाँ पर आपकी क्या पोजीशन है? क्या भारत की जो वायु सेना है, हमारी जो एयरफोर्स है, उसका मुकाबला नहीं है? क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स, भले ही उसके पास जहाज अमेरिका या चाइना के लेटेस्ट हो, क्या हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है एयरफोर्स का? लास्ट क्वेश्चन। दीपक जी, मेरे मन में कोई शक नहीं है कि हमारी जो एयरफोर्स है, मुंह तोड़ जवाब ही नहीं, उनको बिठा देगी। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। पर ये देखना पड़ेगा कि अगर एयरफोर्स इन्वॉल्व हो जाए किसी एक्शन में, तो इसका मतलब ऑल आउट युद्ध है। और आज तक दो न्यूक्लियर नेशंस के बीच में ऑल आउट युद्ध नहीं हुआ है। बहुत खतरनाक लेवल तक हम पहुंच जाते हैं जब दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एक दूसरे के साथ ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर करें और एयरफोर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाए डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट में। वो अलग बात थी कि पुलवामा में हमने स्ट्राइक किया और वापस आ गए। पर अगर रोज रोज का ये एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, एक दूसरे के साथ एंगेज हो, फिर तो नेवी भी आ गई। तो अगर तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी डिप्लॉय हो गई और आपस के बीच में ये हो गया, तो सिचुएशन बहुत डेंजरस है। इंटरनेशनल ओके। कम्युनिटी इसको परमिट नहीं करेगी, बिकॉज टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स फाइटिंग लाइक दिस बहुत बहुत मुश्किल होगा। कुल मिलाकर जनरल साहब और उमाकांत जी का ये कहना था कि देखिए, हिंदुस्तान ने रिस्पॉन्ड करना, रिटेलिएट करना, यानी जवाबी हमले का मन बना लिया है। जिस तरह से नेवी के चीफ से प्रधानमंत्री की बैठक हुई, आज एयरफोर्स के चीफ से बैठक हुई, लगातार बैठकें हो रही हैं सरकार में, फौज के तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ, उससे जवाब देने की तैयारी है। लेकिन जनरल साहब ने यहाँ पर एक कॉशन की बात करी। उन्होंने कहा कि एक एहतियात बरतनी होगी कि एयरफोर्स का कम से कम इस्तेमाल हो। अगर हमारे फाइटर प्लेन्स वहां जाके ज्यादा डैमेज करते हैं और फिर वहां से एक रिटेलिएशन आता है, तो ये एक फुल फ्लेज युद्ध की तरफ, एक फुल वॉर जिसे कहते हैं, उसकी तरफ ये जंग बढ़ सकती है। और ऐसे में दो न्यूक्लियर स्टेट हैं, और खासकर पाकिस्तान की जो जिस तरह से न्यूक्लियर को लेकर धमकियां मिल रही हैं, उसको लेकर भी एक संशय तो कहीं ना कहीं है। और ऐसे में ये युद्ध ना बढ़े, इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी। ये यूक्रेन या रूस या फिर फिलिस्तीन और इजराइल की बात नहीं, यहाँ टू न्यूक्लियर स्टेट्स हैं।
ये जो जंग है ये पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक घबराहट का सबब बनेगी, और इस जंग को टॉप लेवल पर, अपने ऊंचे मतलब टॉप स्केल पर जाने से रोकना होगा। ये जनरल साहब ने हिदायत दी है, जो 1971 पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे। जनरल साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने चीजों को समझाया है, मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। अ बिग सैल्यूट टू जनरल सरबजीत साहब, थैंक यू सो मच। और उमाकांत जी, आपको भी नमस्कार, आपने भी खुलकर चीजें रखी। It was a pleasure. It was a pleasure. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।